Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So again we are with the next lecture series on the part B section of environmental science exam that came in 2020 paper. Okay, so 2020 के कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आज का लेक्चर हमारा 8th लेक्चर होने वाला है. अभी तक आपने जो 7 के 7 लेक्चर है अगर आपने नहीं देखे हैं तो अगेन यू गो and watch those lessons because that will be a rapid revision course for you because questions are very important from examination point of view and you should know about the previous year questions, what kind of questions are coming in this new pattern. Okay, so let us begin the today's lecture. So the first question we are arriving here, it is asking soil humic acid. ठीक है, soil humic acids are. ओके तो अगर ये क्वेश्चन आया है कि सॉइल ह्यूमिक एसिड्स आर, तो अगर आपको ह्यूमिक एसिड्स के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप सॉइल ह्यूमिक एसिड के बारे में कैसे जान पाओगे. ठीक है, तो पहले ब्रीफ डिस्कशन होना चाहिए ह्यूमिक एसिड्स पे. तो ह्यूमिक एसिड्स की अगर मैं बात करूं, दीज आर दी ह्यूमिक सब्सटेंसेस. ठीक है, अब ह्यूमिक सब्सटेंसेस का मतलब समझ में आता होगा कि जिसमें ह्यूमस कंटेंट होगा, दैट आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर अंडर कंडीशन. क्या? एसिडिक. एसिडिक कंडीशंस में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, जहां पे पीएच जो है वो लेस देन 2 होता है, बट इज सॉल्युबल एट हायर पीएच. आया समझ में? तो हायर पीएच का मतलब क्या होगा? हायर पीएच का मतलब होगा डेफिनेटली एल्कली, अल्कलाइन सब्सटेंस होंगे. और लोअर पीएच का मतलब तो एसिड, आप समझ ही रहे हो. ठीक है, तो ये इनसॉल्युबल किस में था? एसिड में था. कौन सा? सॉइल का जो ह्यूमिक एसिड था वो इनसॉल्युबल इन एसिड्स था. बट बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को सही नहीं बनाया होगा क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन में जो जिसको पता ही नहीं होगा ह्यूमिक एसिड क्या होता है वो इसको गेस लगा के आया होगा और उन्होंने शायद इनसॉल्युबल इन बोथ एसिड एंड एल्कली लिखा होगा. तो दिस इज वेरी रॉन्ग. यू शुड नो द कंसेप्ट व्हाट about the humic acids properties and all the things. Okay, so it can be extracted. Okay, this can be extracted by various other reagents. ठीक है, दूसरे reagent से इनको extract किया जाता है which is insoluble in dilute acid. ठीक है, तो ऐसे रिएजेंट से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है सॉइल से जो कि भी इनसॉल्युबल होंगे, डाइल्यूट एसिड्स में भी वो इनसॉल्युबल हो, तभी वैसे रिएजेंट्स हम यूज कर सकते हैं इनको एक्सट्रैक्शंस के लिए. ठीक है, तो इनका जो कलर है वो डार्क ब्राउन से लेके ब्लैक कलर का कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो करते हैं. अगेन वी विल मूविंग टू द फ्लूविक एसिड्स. ठीक है, फ्लूविक एसिड्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं. तो ये भी एक तरीके का ह्यूमिक सब्सटेंस है दैट इज soluble in water under all pH conditions. ठीक है, तो ये सारे के सारे pH conditions में जो है ह्यूमिक एसिड्स हमारे जो फ्लूविक एसिड्स है वो soluble होते हैं. और ये क्या होते हैं कि दे रिमेन इन सॉल्यूशंस आफ्टर द रिमूवल ऑफ ह्यूमिक एसिड. तो ह्यूमिक एसिड के रिमूवल के बाद जो बच जाता है वो हमारा फ्लूविक एसिड होता है. तो फ्लूविक एसिड्स जनरली क्या होता है कि फ्लूविक एसिड्स एसिडिफिकेशन के द्वारा क्या होता है, फिर उनको रिमूव बाय एसिडिफिकेशन. ठीक है, दे रिमेन्स इन द सॉल्यूशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ ह्यूमिक एसिड बाय एसिडिफिकेशन. जहां पे एसिडिफिकेशन करूंगा वहां पे क्या होगा कि ह्यूमिक एसिड सॉल्युबल नहीं होंगे तो वो फ्लोट करेंगे. तो ह्यूमिक एसिड्स को निकालने के बाद जो बचा कुचा बचेगा वो हमारा फ्लूविक एसिड बचेगा. आया समझ में? तो फ्लूविक एसिड्स जो होता है वो लाइट येलो कलर में होता है और येलो ब्राउन भी इसका कलर दिखाया जाता है. फिर आता है हमारा थर्ड चीज जो कि है ह्यूमिन. तो ह्यूमिन क्या होता है? द फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमिक सब्सटेंसेस दैट इज नॉट soluble इन वाटर एट एनी pH वैल्यू एंड इन एल्कली. ये soluble ही नहीं होता है. एक है जो कि ऑल pH कंडीशन में soluble होता है जैसे कि फ्लोविक एसिड हुआ. एक है जो कि हमारा किसी भी pH कंडीशन में भी soluble नहीं होता है, वो हमारा ह्यूमिन है. तीसरा है ह्यूमिक एसिड जो कि सिर्फ एल्कली में soluble होता है. तो soluble इन एल्कली, यहाँ पे ये होना चाहिए था सॉलिक सॉइल ह्यूमिक एसिड्स आर soluble इन एल्कली. ठीक है, तो ये आपका आंसर अगर होता तो आप आंसर लगा देते. आया समझ में? तो आइए चलते हैं थोड़ा बहुत ह्यूमिक सब्सटेंसेस के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं. तो यहाँ पे हमने 3 टाइप से ये एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें फ्लूविक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है एंड ह्यूमिन है. ठीक है, ह्यूमिन जो है
डार्क ब्लैक है, ह्यूमिक एसिड डार्क ब्राउन से ग्रे ब्लैक कलर है, बट फ्लूविक एसिड का आप येलो कलर से येलो ब्राउन कलर तक की ओर देख सकते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी किस में ज्यादा है, हमारे ह्यूमिन में ज्यादा है, ह्यूमिन की तरफ। डिग्री ऑफ पॉलीमरेशन किसकी तरफ ज्यादा है, ह्यूमिन की तरफ। इंक्रीज ऑफ मोलिकुलर वेट भी ह्यूमिन की तरफ है, इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट भी ह्यूमिक की तरफ है, डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो भी ह्यूमिक की तरफ है, डिक्रीज इन एक्सचेंज एसिडिटी जो है वो भी ह्यूमिन की तरफ है, डिक्रीज इन डिग्री ऑफ सॉल्युबिलिटी वो भी ह्यूमिन की तरफ है। ऑब्वियसली हमने सॉल्युबल प्रॉपर्टीज के बारे में अभी अभी पढ़ा है, तो इसलिए आप इसको भी समझ में आ सकते हो। तो ये जो टेबल है ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट और टेबल दैट यू कैन से। ठीक है, बट अब आता है बात की ह्यूमिक एसिड्स का काम क्या है। तो ह्यूमिक एसिड्स जो होता है फॉर क्रॉप्स, ह्यूमिक एंड फ्लूविक एसिड्स आर chelators. They combine the minerals to make them into a organic compounds that can be ingested by plant more easily. They also enable the soil to hold more water and can increase the water infiltration of the soil. ठीक है, वाटर इनफिल्ट्रेशन ऑफ द सॉइल में ये हेल्पफुल होते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि ये मिनरल्स को जो कैप्चर करते हैं फ्रॉम सॉइल वो भी उसके लिए ये हेल्पफुल होते हैं। तो ह्यूमिक एंड फ्लूविक एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। आई होप कि ये जो पोर्शन मैंने आपको समझाया इसको आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के जाएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे 2 साल रिपीटेड क्वेश्चंस 2 बार आ चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आप जरूर पढ़ेंगे। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग अबाउट दैट इज द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑफ ग्रेट कंसर्न बिकॉज, देखो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का केमिस्ट्री जानो और उसके बारे में थोड़ा डेफिनेशन पढ़ो, उतना काफी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर मैं बात करें तो दे प्ले पाइवोटल रोल, पाइवोटल मतलब इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ द ग्राउंड लेवल ओजोन। ठीक है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन और ग्राउंड लेवल ओजोन जो होता है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ग्राउंड लेवल ओजोन कैन इरिटेट द आई, नोज, throat and can aggravate the asthma and other lung diseases including bronchitis. Exposure to high level of ground level ozone can increase the risk of premature death in the individual already suffering from heart or lungs disease. आया समझ में? तो children whose lungs are still forming and many of them whom spend a large amount of time in outdoors particularly exposed to the high ozone concentration. आया समझ में? तो ये जो था VOC ये ग्राउंड लेवल ओजोन के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है जो कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होता है। तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशंस बिकॉज ये बहुत सारे आपके रेस्पिरेटरी डिजीजेस की वजह बन सकता है। आया समझ में? तो अगर आप देख सकते हो ये जो चार्ट मैंने बनाया है यहाँ पे ये VOCs के जो इमिशंस हो रहे हैं वो OH रेडिकल के साथ रिएक्ट करके आपका ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट और नाइट्राइट सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है कि ये ओजोन का फॉर्मेशन कर डालते हैं। ठीक है, जो कि है हमारा बैड ओजोन, इसको हम बैड ओजोन बोलते हैं क्योंकि ग्राउंड लेवल ओजोन जो होता है वो ब्रैड ओजोन होता है और जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत खराब है। आया समझ में? तो ये जो ओजोन है इसका डिपोजिशन भी हो रहा है यहाँ पे और जो कि हाउस होल्ड में रेस्पिरेटरी डिजीज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसका जो मेन रीजन था वो क्या था कि दे कंट्रीब्यूट टू जनरली इंक्रीज इन द रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स, दीज आर द रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स का मतलब OH रेडिकल का या RO2 रेडिकल्स हुआ, H2O रेडिकल्स हुआ, इनका जो हमारा रेडिकल्स का ये फॉर्मेशन कर रहे हैं ये जो है ये रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स है। इनका इंक्रीजमेंट जैसे ही होगा एटमॉस्फेयर में उतना ज्यादा बैड लेवल ओजोन्स का क्रिएशन होगा। ठीक है, तो इट इज वेरी 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 प्रॉब्लमेटिक फॉर दी रेस्पिरेटरी पेशेंट्स। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हो दे आर, देखो फोर्थ ऑप्शन क्या है, दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये तो होगा नहीं क्योंकि VOC जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर का कहानी है। मोस्ट ऑफ देम आर दी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, नहीं जी, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस में CFCs और HFCs का रोल ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो आएंगे ही नहीं, इनको अभी मत घसीटो यहाँ पे। ठीक है,
वन सच कंपाउंड आर इन वेपर स्टेट, दे आर डिफिकल्ट टू कंट्रोल इन एनवायरनमेंट। ऐसा कुछ नहीं है। वीओसी घर में भी आप देखते हो कि घर में रिलीज होता है बहुत सारा खाने से वीओसी, बट ऐसा नहीं है कि उसको डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करने में इन्वायरमेंट में, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन का आंसर था दैट वाज थर्ड पॉइंट, क्योंकि इट इज वेरी वेरी सूटेबल फॉर द आंसर। इस तरीके से वे एलिमिनेट करके भी इसका आंसर बना सकते थे, बट डेफिनेटली जो इसका एक्चुअल आंसर है वो ये था। आया समझ में? बैड लेवल ओजोन का फॉर्मेशन ये करता है। आया? अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ मर्क्यूरी इज क्या? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मिथाइल मर्क्यूरी। तो मिथाइल मर्क्यूरी होता क्या है? द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म, इट अफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम, अल्टर द जेनेटिक enzyme system and damages the nervous system including the coordination and the senses of touch, taste and sight. सिंपल। तो मर्क्यूरी के एक्सपोजर से क्या होता है? ईटिंग ए कंटामिनेटेड और फिश एंड सेलफिश, जो कि मर्क्यूरी से टॉक्सिसिटी है बढ़ा हुआ है, तो क्या होगा? इज द टॉक्सिक टू द ब्रेन एंड अफेक्ट्स द ब्रेन डेवलपमेंट एंड अनबॉर्न बेबी। अनबॉर्न बेबी के लिए वेरी मच हार्मफुल होता है। ठीक है, यूजिंग सर्टेन स्किन लाइटनिंग सोप एंड क्रीम्स। ठीक है, इज टॉक्सिक टू किडनीज। ठीक है, किडनी के लिए भी खराब होता है। दिस फॉर्म ऑफ मर्क्यूरी इज टॉक्सिक टू ब्रेन एंड किडनी। ठीक है, द सेम अप्लाइज टू मर्क्यूरी फ्यूम्स, ब्रोकन थर्मोमीटर एंड ब्लड प्रेशर डिवाइसेस। तो बहुत कुछ है। ठीक है, तो आपका जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी गोल्ड माइनिंग के टाइम में भी यूज्ड होता है, वो भी हार्मफुल होता है। तो ये जो मर्क्यूरी है ये किडनी के लिए भी हानिकारक है, ब्रेन के लिए भी हानिकारक है, और नए बॉर्न फेटस के लिए भी हानिकारक है। आया समझ में? तो ये मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ मर्क्यूरी जो है वो है मिथाइल मर्क्यूरी। ओके, फिर आपने मिनमाटा डिजीज के बारे में पढ़ा होगा, जापान में जो फैला हुआ था। ठीक है, उसको भी पढ़ो इसके साथ ही साथ, ताकि अच्छे से रिवीजन हो जाए उस चीज को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये जो क्वेश्चन था इट वाज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें पूछा था कि वन डॉप्सन यूनिट रिप्रेजेंट्स द ओजोन लेयर ऑफ थिकनेस कितना। ठीक है, तो ओजन को जो मेजर किया जाता है वो डॉप्सन के यूनिट्स में मेजर किया जाता है। तो ए डॉप्सन यूनिट इज द स्टैंडर्ड मेथड फॉर मेजरिंग द ओजोन लेवल्स। द डॉप्सन यूनिट इज 0.01 mm और 10 माइक्रोन्स, ये दिया है वैल्यू। तो अगर मैं बोल रहा हूं 1 मिलीमीटर और उसका 100th पार्ट मैं करता हूं, तो ये कितना होगा? 0.01 mm और 10 टू द पावर -3। ठीक है, 10 टू द पावर -3 इंटू 1 mm अगर मैं करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर के। आया समझ में? तो अगर मैं बोलूं 10 टू द पावर 3 इंटू 0.01 mm, तो ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 3 माइक्रोमीटर माइनस यहाँ पे 2, दैट इज 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो सिंपल नोटेशन है, इसमें कुछ बड़ा काम नहीं है, मैंने बस आराम से इसको सजा के लिखा है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 0.01 mm दैट इज 100th ऑफ द मिलीमीटर जो है वो डॉप्सन यूनिट की थिकनेस रिप्रेजेंट करती है ओजोन लेयर की। ठीक है, या तो 10 माइक्रोन में दिया है तो वो भी रिप्रेजेंट करता है हमारा थिकनेस को। तो फॉर ओजोन द डॉप्सन यूनिट represents the thickness of layer of ozone above the given point if all the ozone could be brought together at standard pressure and temperature, that is STP। ठीक है, इतना सिंपल था। तो ये जो क्वेश्चंस हैं अमूमन बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ओजोन केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। तो ओजोन का थिकनेस लेयर के बारे में भी पता होना चाहिए, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन के बारे में पता होना चाहिए, ग्राउंड लेवल ओजोन वीओसी से कैसे रिएक्ट करके फॉर्मेशन होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या रिएक्शन उसको बनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए, फोटोकेमिकल स्मोक्स के बारे में पता होना चाहिए, लंदन स्मोक हुआ, लॉस एंजलिस स्मोक हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। फिर एग्जाम में बैठो। अगेन आई एम रिपीटिंग, if you don't have read these questions, please read these questions then sit in the exam। okay, अभी भी समय है, अभी भी पढ़ लो, जो छोटा से छोटा पॉइंट है वो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, उसको पढ़ के ही जाओ।
आया समझ में? चलो, इतना क्वेश्चन मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ मैं, क्योंकि चार चार क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपका जो समय हो ज़्यादा नष्ट ना हो, जल्दी से आप देख के क्वेश्चन के आंसर बना लो। ओके, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।